सर को प्रणाम। अरुण जी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? अरुण जी सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ, नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं? ठीक है। चलिए, बिल्कुल एकदम टाइम पे आ गए। लोग अभी जुड़ेंगे और हम आपका इंट्रोडक्शन भी कराएंगे लोगों के साथ में। और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। और तो इसमें अरुण जी, हम लोग विषय आपने क्या चुना है, किस विषय पे हम लोग बातचीत करें? क्योंकि इतना सारा विषय, काफी कुछ ज्ञान है आपके पास में, तो हम लोग किस विषय पे बात किया जाए? लिपि के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आपके आपकी बात नहीं नहीं, आपकी भाषा में बात हो कि लिपि का जो है इसका उद्भव कहाँ से रहा, वेदों में लिपियों का महत्व जो है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और लिपि और भी बाकी जो भी है एक्सपर्टीज, हम लोग एक चर्चा करेंगे कि और ये जो है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताऊं कि ये जो हमने साथी राह दिखाना जो प्रोग्राम है, तो लोगों को कोविड के समय में बड़ा लोगों में उलझन था, बहुत परेशानी थी और लोग बहुत परेशान थे। तो तकरीबन 3 महीने से प्रोग्राम कर रहे हैं हर दिन, और अभी कुछ दिनों से ये वीक में 3 दिन कर रहे हैं। तो इसमें 1 घंटे में हम किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं और उनकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स रही है वो लोगों से शेयर करना इसका उद्देश्य है, कि लोग समझें और दुनिया में जो भी चीजें हैं उस विधा से परिचय तो करें कम से कम। क्योंकि दुनिया में बहुत कंपटीशन है, बहुत दौड़ भाग हो गई है। तो हर भी अपने फील्ड के जो भी लोग हैं, जो भी अलग अलग फील्ड के मास्टर्स हैं, तो उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाके लोगों तक एक जन जागरण, और आज की युवा पीढ़ी को कम से कम अपनी पुरानी संस्कृति के बारे में, और जो चीज को वो समझ नहीं पाते हैं अदर देन गूगल पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है, बट नॉलेज का जो बात है या जो स्किल की बात है, तो उसमें हम लोग एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं और 1 घंटा उनके साथ में परिचर्चा हो रही है। तो यही उद्देश्य रहा है साथी राह दिखाना जो प्रोग्राम है। तकरीबन 3 महीने से प्रोग्राम चल रहा है।
और इसमें हर क्षेत्र के लोग आए हैं, IAS, PCS, डॉक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर, साइंटिस्ट, हर फील्ड के लोग जो भी आ सकते हैं, और उन्होंने आए और हम लोगों के साथ में शेयर किया। तो उद्देश्य यही है कि लोगों को खुशी मिल पाए, 1 घंटा जो है वो कुछ नई चीजें सीखें, और यही उद्देश्य था। तो उसमें आज आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया, तो बहुत अच्छी एक अच्छी परिचर्चा होगी हमारी आपके साथ में। तो हम बस शुरू करेंगे, परिचर्चा भी शुरू करेंगे, तब तक लोग भी जुड़ जाएंगे। तो पहला तो हम ये समझना चाह रहे हैं अरुण जी आपसे कि आपका ये जो फील्ड रहा, आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस हैं आप, तो आईपीएस और ये विज्ञान और ये सांख्य दर्शन, वेदों का जो है ये समन्वय, ये कैसे रहा, क्या इसके पीछे की क्या कहानी रही? लेकिन जैसे अगर हम आईपीएस किसी को बोलते हैं तो एक अलग छवि आती है मन में, तो ये कहाँ से रुझान रहा आपका? आपने इतना कुछ पढ़ा सीखा और लोगों को भी दिया, इतने शोध पत्र आपके रहे हैं प्रकाशित, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि ये जिज्ञासा कहाँ से, एक आईपीएस होने के नाते, और आपने लगभग 36 साल तक आप रहे हैं, 1976 टू 2012, तो थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी देखिए, हर आदमी की जिंदगी 3 धारा है, जिसको हम कहते हैं 3 ऋण है हर आदमी पर। जी जी जी। तो मेरे पूर्व जन्म का संस्कार था। मैंने पिछले जन्म के अंत में मेरी क्या इच्छा थी या प्लानिंग थी, उसके अनुसार इस जीवन में कर रहा हूँ। जी जी जी। और दूसरी चीज है कि मेरे पिताजी क्या करना चाहते थे, या परिवार का क्या, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। जी जी जी। उसके आधार पर। और तीसरा है समाज की क्या अभी प्रवृत्ति है, समाज में क्या चल रहा है। तो मेरे पिताजी वेद की ज्योतिषी व्याख्या करना चाहते थे। उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने गणित और फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। तो एक तमिल सन्यासी आए थे, वो सिर्फ संस्कृत बोलते थे, इसलिए उनके यहाँ ठहरे। तो उन्होंने कहा कि इस उम्र में आप संस्कृत गणित नहीं समझ सकते हैं, यह आप जो चाहते हैं वह काम आपका बेटा करेगा। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की इसमें कोई रुचि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बेटे के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बाद में आपका एक बेटा पैदा होगा जो यह काम करेगा। अच्छा। तो मेरे पिता, मेरा जन्म भी एक चमत्कारिक था। मतलब उस समय मेरी माँ के बच्चा पैदा करने की आयु बीत चुकी थी, मैंने 1-2 साल पहले। तो पिताजी ने कहा कि ना, तुम्हारा जन्म ही एक चमत्कार है, तो बाकी दूसरा चमत्कार भी जरूर होगा, तुम जरूर ज्योतिष और गणित की व्याख्या करोगे। अरे वाह। मैं उसका विरोध करने के लिए कुछ चीजें पढ़ता था। जैसे मेरे पिताजी जो कुछ वेद के बारे में कहते थे, वो वैदिक शब्दकोश लिख रहे थे, तो जो कुछ वेद के बारे में कहते थे उसका विरोध करने के लिए भी पढ़ना पड़ता था। कि मैं कहता था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो नहीं पढ़ने के लिए भी कुछ पढ़ना पड़ता था। तो इस मामले में मेरी रुचि हुई। और मुझे बचपन में सबसे बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि जैसे बचपन में गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है यज्ञोपवीत में, तो गायत्री मंत्र में 7 लोगों का नाम लेते हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 7 लोगों के बारे में पता कैसे था। तो मेरे जीवन में हमेशा यही रुचि रही कि ये लोगों की माप अगर नहीं हुई है तो 2 ही लोग होंगे, एक पृथ्वी और एक आकाश होगा। आकाश के हम 7 स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी माप हुई होगी, जितना भी एरर रहा हो, 10% या 5%, लेकिन माप तो हुई थी। ये माप कैसे हुई इस पर मेरा ध्यान गया। उसके बाद कई चीजें इतिहास और दर्शन में पढ़ी। जैसे अंग्रेजों ने हम लोगों को हमेशा गलत रास्ते पर डाल दिया। जैसे संसार में कई तरह की भाषा और कई तरह की लिपि हैं, तो उन्होंने प्रचार किया कि नहीं, वेद में लिपि नहीं थी। अब भारत के लोग भी उसी में भाग गए, दिग्भ्रमित हो गए। हाँ, अब बोलने लगे कि श्रुति का मतलब यह है कि सुन करके याद किया जाता है। तो जिन लोगों ने यह सिद्धांत लिखा, वे लोग स्वयं अपनी किताब का एक भी पेज रटकर याद नहीं कर सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। जितने लोगों ने कहा है कि वेद में लिपि नहीं थी, सुन करके याद किया जाता था, मैंने उनको खुद में याद नहीं हो सकता है। आप अपने किसी किताब का ही, दूसरे किताब नहीं, अपनी ही किताब का एक पेज पढ़ करके सुना दीजिए। तो अच्छा जो चीज नहीं हो सकता है, असंभव है, उसको लोग संभव मान करके व्याख्या कर रहे थे। अच्छा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि लिपि इतने तरह की क्यों है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसी तरह से आकाश में लोगों की माप क्या है,
इस पर शोध होना चाहिए था और कैसे हुआ था। तो ज्योतिष की किताबें हैं तो उन लोगों पर विचित्र तरह का शोध शुरू है। जैसे आर्यभट्ट ने पृथ्वी की या गैलेक्सी की माप लिखी है, तो ये गैलेक्सी की माप कैसे हुई, इस पर शोध होना चाहिए था। शोध ये हुआ कि आर्यभट्ट आर्य थे या जैन थे, केरल में पैदा हुए या बिहार के थे, ये सब उल्टी सीधी शोध शुरू हो गई। तो मूल चीजों पर या शोध ये हुआ कि जैसे अर्थ सेंट्रिक मोशन है ग्रहों का या सन सेंट्रिक है, हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक कहते हैं, सूर्य केंद्रित है या पृथ्वी केंद्रित। अच्छा। उसकी गणितीय पद्धति क्या थी और क्यों वह ठीक आती है, ग्रहण की गणना कैसे होती है, इस पर किसी ने खोज ही नहीं किया। हर चीज में हम लोगों को गलत रास्ते पर डाल दिया गया। तो मैंने उन पर खोजबीन की कि आखिर ये रहस्य क्या था। मूल रहस्य वही था, लोगों की माप से शुरू हुआ। तो अंत में मैंने ज्योतिष की जो सबसे बड़ी किताब थी, गणित ज्योतिष की सिद्धांत दर्पण की, उसकी मैंने व्याख्या की। और व्याख्या करने के बाद एक किताब गिरी, 300-400 किताबें फैली हुई थी, मैंने उनको सजाना शुरू किया। जैसे ही पूरा हुआ तो एक किताब गिरी, उसका पेज वही खुला जिसमें लिखा होता है कि ऋषि का वाक्य 60 साल में पूरा होता है, जिसको हम गुरु वर्ष का चक्र कहते हैं, 60 साल का। तो अच्छा, गुरु वर्ष, अच्छा 60 साल का। अरे ये तो चमत्कार है, लेकिन मेरे जन्म के 14 साल पहले सन्यासी ने कहा था, और उसके 60 साल बाद जब मैं 46 वर्ष का था, तब मैंने उसने जो कहा था वो काम मैंने पूरा किया। तो हमको लगा कि मैंने कुछ किया नहीं था, मैंने स्वयं कुछ नहीं किया, जो होना था वो मेरे माध्यम से या और किसी के माध्यम से होना ही था। जी। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए गर्व करने का अवसर आया था, वह गर्व उसी समय दूर हो गया कि मैंने कुछ नहीं किया। ये तो उसका वरदान है, उस चक्कर में हम पड़े हुए हैं। नहीं अरुण जी, ये बात जो है, बहुत सारी चीजें आपने बताई, मैं थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करूं कि जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया था 14 साल पहले, तो ये खाली प्रेडिक्शन बेस्ड है या इसमें हमारा कोई रोल है? जैसे कई बार इंसान है ना, हर चीजों का श्रेय लेना चाहता है, चाहे जो भी चीजें हो कि मैंने किया है, क्योंकि वो प्रेडिक्शन हो गया। तो आपका इतना जो अनुभव रहा, तो अनुभव में क्या माना जाए कि वो प्रेडिक्शन, पुराने जमाने में ऐसा भी सुनने में आया कि चीजें पहले लिख दी गई, बाद में घटित हुई। नहीं, तो जैसे मेरे पिताजी की भी तो इच्छा थी कि ये काम हो, तो उस रास्ते पर हमको डालते गए। मैंने उसी तरह के हम मेरे साथ चर्चा करेंगे, भले ही मैं विरोध करूं उनका, लेकिन विरोध करने के लिए भी तो पढ़ना पड़ता है। जी, लेकिन इसमें अरुण जी क्या होता है कि कई बार विज्ञान और आस्था में बड़ा विरोधाभास है। विज्ञान बहुत सारी चीजों को नहीं मानता है, और आस्था या विश्वास हम बोले तो विश्वास तो सही है। तो इसमें मेल कैसे हो? अब जैसे आपके जैसे पुराने लोग जो हैं, अभी आज के दौर में ये लोग कम होते चले जा रहे हैं, जिनको दोनों में कमांड हो, जो इस चीज को पढ़े समझे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी का ज्ञान जो है, या नॉलेज की बात करें या इंफॉर्मेशन की बात करें, जो चीज गूगल पे है वही चीज ज्ञान मानी जाती है, अदरवाइज कोई उसमें तो हमें जाना नहीं चाहता। तो ये चीज कैसे, किसी डेप्थ में लोग कैसे समझें इस बात को कि आखिर दुनिया में क्या था, जो आपने जो बात बहुत अच्छे से बताई। तो इसमें ये माना जाए कि चीजें पहले से उन्होंने देख लिया। ये अगर जैसे हम बात करें कि आप जो चमत्कार की आपने बात बताई, जो सन्यासी ने बताया आपको, तो क्या वो देख पाते थे, देख सकते थे, इस तरह की शक्तियां रही हैं प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो? नहीं, उसका एक लॉजिक भी है। मैंने वो सुन करके मेरे पिताजी ने उसी लाइन पर हमारे डाल दिया, उसी तरह की चर्चा हमारे साथ बचपन से करते रहे उन्हीं विषयों की। जी। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कहें, वो मोटिवेशन तो होता रहा बचपन से, मन में एक क्यूरियोसिटी होती गई, और खास करके उनकी बात काटने के लिए मैं पढ़ता था, वो जो कह रहे हैं। अच्छा। भाषा विज्ञान के बारे में मेरी रुचि तब हुई, बचपन में एक बार उन्होंने कहा कि जैसे संस्कृत में है के अर्थ में 2 धातु है, एक अस्ति है और एक वर्तते है। तो वर्तते का प्रयोग सिर्फ काशी क्षेत्र में होता है, उसका भोजपुरी में बाटे हो गया है, वर्तते से बाटे हो गया है। तो उन्होंने का बाटे जो बोलते हैं वो। अच्छा, हाँ, का बाटे वर्तते से। तो उन्होंने एक बार कहा कि उड़िया में अस्ते से अटे हो गया है, भोजपुरी में वर्तते से बाटे हो गया है। अच्छा। तो मैंने तुरंत कमेंट किया कि आपने उनका 1931 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, थीसिस टाइप का, कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, भाषा वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने लिखा था। तो मैंने कहा, मैंने वो पढ़ा था बचपन में।
तो मैंने कहा कि फिर आर्य लोग मध्य एशिया से कैसे आए? उन्होंने कहा इसका क्या मतलब? मैंने कहा अगर मध्य एशिया से आते तो वर्तते का प्रयोग प्रयाग के पश्चिम भी होता, सिर्फ पुराने काशी क्षेत्र में क्यों हो रहा है? जी। उसके बाद मैंने खोजबीन की कि काशी क्षेत्र में क्यों हो रहा है, वो खैर लंबा इतिहास है, वो अच्छा। उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन जी मुख्य जी। चीज यह है कि हर शब्द का प्रयोग हर जगह नहीं होगा। जैसे अच्छा। आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है तो कुछ टेक्निकल टर्म है जो जिसका व्यवहार सिर्फ आप ही कीजिएगा, जी मैं नहीं जी करूंगा। जी जी। जैसे समुद्र से संबंधित जो शब्द हैं वो उड़ीसा में उनका व्यवहार हो सकता है, बंबई में व्यवहार हो सकता है, लेकिन हर चीज आप सिंधु घाटी की सभ्यता राजस्थान और हरियाणा में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा समुद्र संबंधित शब्द। कोस्टल एरिया जो है। अच्छा। हाँ, उसी तरह अच्छा से जी। खनिज वाला शब्द वो भी आर्यन माइग्रेशन से रिलेटेड है। जैसे कॉपर का एक ओर है, उसको चाल्को पायराइट लिखा जाता है। तो मैं ओके। हाई स्कूल में उसको चाल्को पायराइट पढ़ रहा था, तो मेरे टीचर ने, डाटा केमिस्ट्री के टीचर ने, कि इसको खालको पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि खालको तो झारखंड के ट्राइबल्स की टाइटल है। तो उन्होंने कहा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, जहाँ खनिज होगा वहीं तो खनिज वाला टाइटल होगा। तो अच्छा। भाषा में कौन सा किस तरह का शब्द कहाँ प्रचलित होगा, ये पहली बार उसी पर मेरा ध्यान गया। लेकिन उसमें आश्चर्य की बात है यह है कि खालको शब्द ग्रीक है, तो ग्रीक ओके। शब्द यहाँ क्यों प्रचलित हुआ? इसका मतलब वो लोग बाहर से आए हैं, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, वे लोग ओके एक्चुअली जी। बाहर से आए हैं। माइग्रेटेड है, मतलब पूरी कम्युनिटी हाँ, माइग्रेटेड रही है। वो अच्छा। बिल्कुल स्पष्ट है। अफ्रीका अफ्रीका के लोगों से उनका डीएनए मिलता है, चेहरा मिलता है, लेकिन आज तक उसका इनका डीएनए। हाँ, अपने अफ्रीका का किन से है? बिहार के लोगों से या नहीं आदिवासियों का? झारखंड के, जिनको आदिवासी हम कहते हैं या मूल अच्छा। निवासी, उनका चेहरा स्पष्ट रूप से अफ्रीकी लोगों से मिलता है। जी जी। तो उनको मूल निवासी कह दिया गया, जो जो यहाँ के हैं उनको बाहरी कह रहे हैं, उल्टा सिद्धांत बना दिया। ओके। जैसे मध्य युग में भी पश्चिम भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र में, बंबई के पास सिद्धि लोग आए थे, वो भी अफ्रीका से आए थे। अच्छा। सिद्धि सिद्धि जौहर एक था जिसका शिवाजी से लड़ाई हुई थी, हाँ हाँ वो हाँ हाँ हाँ। गोवा के पास था कहीं, जी तो जी। सिंधु दुर्ग में उसकी लड़ाई किला था, जंजीरा। तो हाँ, मुरुड जंजीरा। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उसी क्षेत्र से ये लोग भी आए थे जो झारखंड में माइनिंग के लिए आए थे, तो इसलिए इनका जी। मिनरल्स पर टाइटल है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे चालको खालको पैरेट है, टोपाज से टोपो है, कई है, 20-25 है, उनका सबका लिस्ट यहाँ देना पर जरूरी नहीं। इसमें सर एक चीज हम समझें कि ये जो जिस भी विधा को अगर जो जिस तरह पे खोज नहीं हो पाई, तो क्या इसमें अभी बदलाव करने की जरूरत है? इसमें इस तरह की चीजें बदलाव हो, क्योंकि ये चीजें अगर हेरिटेज की चीजें हैं और अगर अलग अलग डेफिनेशन में है, तो नई पीढ़ी कैसे समझ पाएगी कि विच इज करेक्ट एंड विच इज रॉन्ग, कौन सा सही है कौन सा गलत है? नहीं, जैसे हम तो लोगों जानकारी का, नहीं, हम तो जो सुनेंगे वही समझेंगे। हाँ, जो कॉमन मैन है वो जो सुनेगा वो समझेगा, जो विद्वान नहीं है उस फील्ड के लिए। भारत में सभी भाषाएं संस्कृत और मूल की हैं, लेकिन जी उसको हम संस्था कहते हैं, वेद में उसको संस्था कहते हैं कि संस्था के अनुसार शब्द प्रचलित होते हैं। जैसे समुद्र जी। क्षेत्र में समुद्री शब्द हुए, खनिज क्षेत्र में खनिज वाले शब्द हुए, या कुछ खास कारणों से काशी, पुराने काशी राज्य में वर्तते का प्रयोग हुआ। अगर आज लोग पश्चिम से आते तो वर्तते का प्रयोग पंजाब राजस्थान में भी होना चाहिए था, वो नहीं है। मतलब वो हेलीकॉप्टर से तो नहीं आए थे, अगर आए होंगे तो हेलीकॉप्टर से नहीं आए थे, मैंने पैदल चल करके पैदल ही आए थे, हाँ, तो वो स्थल मार्ग सभ्यता से। मिलनी चाहिए। हाँ, सभ्यता मिलनी चाहिए, वो एविडेंस मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर भारत में सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं, तो अलग अलग तरह की लिपि क्यों है? जिस पर आप दूसरे प्रकार के विशेषज्ञ हैं, लिपि अलग अलग क्यों है? तो उस पर भी मैंने देखा, उस पर भी मेरे पिताजी ने एक बार कहा था कि 6 प्रकार के दर्शन हैं, इसलिए 6 प्रकार की दर्शवाक होंगी। दर्शवाक मतलब वाक का अर्थ है शब्द। शब्द 4 स्तर में है। जैसे मन में हम सोच रहते हैं, उसको कहते हैं 3 स्टेज है उसका। एक तो विचार का बिंदु स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसका एक विजुअल फॉर्म हुआ, हम क्या किस विषय के बारे में सोच रहे हैं, फिर उसको हम शब्द और वाक्य में माइंड में कन्वर्ट करते हैं, और बाद में उसको लिख कर या बोल करके एक्सप्रेस करते हैं। तो ये 4 स्टेज हुआ।
तो 3 स्टेज तो भीतर है, मन के भीतर। चौथा जो बाहर निकल रहा है वो लिपि है, या बोल करके हम कहते हैं। बोल के हाँ। तो इनका और मैंने इनमें अलग अलग वैरायटी क्यों हुआ, तो उस पर मैंने काफी खोजबीन की कि 6 प्रकार के क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो पहले तो मैंने दर्शनों से जोड़ा, फिर डायमेंशन से जोड़ा। मेरे पिताजी की धारणा थी, लेकिन वो उनका गणित का या उस तरह का एडवांस ज्ञान नहीं था कि उसकी व्याख्या कर सकते। तो मैंने उसका 10 डायमेंशनल स्पेस से जोड़ा कि वेद में 10 डायमेंशनल स्पेस है, तो मिनिमम 5 डायमेंशन मैकेनिकल यूनिवर्स की व्याख्या, विश्व की व्याख्या कर सकते हैं, जिसको 5 बेसिक यूनिट कहते हैं मेजरमेंट फिजिक्स में। तो वेद में भी 5 प्रमा छंद है, 5 मा छंद है, माप वाले छंद 5 है। अच्छा। तो उसके बाद चेतना के 5 और लेवल है, तो कुल मिलाकर के 6 लेवल है, 6 उनके 6 दर्शन होंगे। तो मिनिमम 5 लेवल का जो होगा मैकेनिकल यूनिवर्स, यांत्रिक विश्व, उसकी व्याख्या 5 गुणे 5 एलिमेंट्स होगी, जो सांख्य दर्शन के एलिमेंट हैं। तो सांख्य दर्शन के कर्नल जो लिपि होगी उसमें 25 अक्षर होंगे, जैसे रोमन स्क्रिप्ट में हो गया। उसमें एक्स्ट्रा अक्षर है, उसको एक्स कहते हैं। मूलतः ओरिजिनली वो 25 अक्षर की थी। उसके बाद एक्स जो है, एक्स बाद में आया, एक्स जो है वो उसमें नहीं है। फ्रेंच वगैरह में 25 का ही व्यवहार होता है। 25 का है जी। वो महाभारत में भी लिखा हुआ है कि 25 और एक इंडिविजुअल आदमी है, वो उसके लिए अलग है। जैसे हमारी आत्मा और परमात्मा है, दोनों को एक मानते हैं, दोनों को एक मान करके एक ही तत्व माना गया है। दोनों को अलग अलग करें तो 26 हो जाएगा। तो ये महाभारत में लिखा हुआ है भीष्म का। उसी तरह से अच्छा अरुण जी, बीच में मैं जस्ट एक बाकी लोग भी इंट्रोडक्शन में कर दूं सबको। तो दोस्तों आज हमारे साथ में हैं अरुण कुमार उपाध्याय जी, जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं, लेकिन सर से हमारा बहुत कुछ डिस्कशन हो रहा है और उनको बहुत वेदों का ज्ञान है, सांख्य दर्शन के बारे में ज्ञान है और बहुत सारे उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, गणित ज्योतिष पे काफी कुछ काम है। तो उनसे हम लोग ये परिचर्चा कर रहे हैं जो वैदिक रीति रिवाज के बारे में और सांख्य दर्शन के बारे में बात हो रही है। तो हमारे साथ गेस्ट में हैं आज अरुण कुमार उपाध्याय जी, और आप बेसिकली उड़ीसा हैं, अभी आप उड़ीसा में ही हैं सर? आप? हाँ, उड़ीसा में है। उड़ीसा में सर्विस के यहीं रह गए। जी। तो हम इस पे अभी फिर से हम सांख्य दर्शन के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली सांख्य दर्शन क्या है, एक जनरल इंसान को सांख्य दर्शन के बारे में। और इसके पहले मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा था वो प्रश्न वही रह गया कि एज अ आईपीएस ऑफिसर होने के नाते, आईपीएस एक अलग जगह और इन सब विषय के बारे में ये कैसे कोऑर्डिनेशन हुआ? क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपका वर्क फील्ड कैसे रहा और इतना पढ़ने के लिए समय कैसे मिला, या जैसे आपने बताया कि आप पिताजी को आप मतलब क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए ये सब पढ़ाइयाँ किए और उसमें आपका मतलब आपका इंटरेस्ट भी हो गया। तो आप कैसे देखते हैं दोनों फील्ड को? दोनों एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, आईपीएस ऑफिसर होना और ये वेदों की जानकारी रखना। मैं उतना कंट्राडिक्टरी नहीं है। देखिए, आईपीएस एक जीविका का साधन है जी। या उसमें भी हम सोचते हैं कुछ उपयोगी काम कर रहे हैं, समाज में कुछ लोगों को न्याय दिलवा रहे हैं, उनकी भलाई, उन पर अत्याचार दूर कर रहे हैं। उसमें भी एक संतोष होता है कि मैंने ठीक काम किया। और दूसरी चीज है, अपने मन के भीतर जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, उसको भी पूरा करना है। तो बचपन से मेरे मन में जो जिज्ञासा थी, कभी ना कभी तो मौका मिलने पर उसको पूरा करेंगे ही। हाँ, तो हर आदमी के मन में जो इच्छा होती है या करने की इच्छा होती है, वो कभी ना कभी पूरा जरूर होता है, यही कह सकते हैं। तो बचपन से बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि आईपीएस पीसीएस ऑफिसर हम बने, उस रैंक पे जाएं। तो अच्छा, और उस रैंक पे जाने के बाद में आप शाम का एरिया हो कुछ एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा सा म्यूट करें, बाकी लोग जो हैं मेंबर्स प्लीज म्यूट करें, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ओके, थैंक यू। तो हाँ अरुण जी, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि ये जो है दोनों, मतलब आपने समाज की भी सेवा की और ये जो इसमें शोध करना समझना जो था, वो दोनों को आप पढ़ते चले गए और उसके बारे में शोध पत्र भी आपने सबमिट किया। तो आप थोड़ा सा सांख्य दर्शन के बारे में बताएं। जैसे हम सांख्य दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो सांख्य दर्शन क्या विषय है, और फिर उसके बाद में हम महाभारत काल पे आएंगे कि महाभारत में लिपियों का क्या उल्लेख मिलता है। लिपि का उल्लेख वेद में भी है, लेकिन हम लोग
हम लोगों का मन इस तरह से भ्रमित हो गया कि हम लोगों ने लिपि के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लिपि का उल्लेख जी कई जगह और लिखने का उल्लेख है। जैसे जी जी। कृष्ण यजुर्वेद में है, तैत्तिरीय संहिता में, कि देवताओं का लक्षण 3 प्रकार से लिखा गया। ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋणया चिद्रणया, ऋणया मतलब डैश का साइन, चिन्ह, और चिद्रणया मतलब उसका एक छोटा पार्ट, पॉइंट। डैश और डॉट से ही शुरू में अक्षर लिखे जाते थे। ये वेद में बृहस्पति सूक्त में बहुत स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में लिखा गया है कि शुरू में डैश और डॉट से ही चिन्ह लिखे जाते थे। हाँ, अच्छा। जो और सर इसका अगर हम पीरियड समझे तो कितना पीरियड होगा, मतलब इसका टाइम फ्रेम अगर उल्लेख हम माने तो अप्रोक्सीमेट? कम से कम 30 से 35 हजार साल पहले का होगा। 35,000 साल पहले, मतलब किस चीज की व्याख्या है? और अगर लिपि की बात करें, इतिहासकार अगर जो बोलते हैं कि लिखना पढ़ना चालू कब से हुआ, श्रुति स्मृति जो बातें चलती हैं, नहीं, ऋग्वेद में जो डैश और डॉट के लिखा है, और लिखा है कि तीन प्रकार से लिखा जाता है। 3 पेयर आप लीजिए, जैसे डैश और डॉट का, तो 2 पावर 6 मतलब 64 अक्षर उसमें रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 64 सिंबल। तो ये सिंबल आज भी चीन में प्रचलित है, उसको ई चिंग कहते हैं। ऋग्वेद में जो उल्लेख है डैश और डॉट के 3 पेयर से, वो चीन में आज भी प्रचलित, उसको ई चिंग कहते हैं। उसमें 64 ही साइन होंगे। अच्छा, ओके। या जैसे आस्की कोड था कंप्यूटर का, 0 और 1, डैश और डॉट के बदले 0 1, हाँ, बाइनरी लैंग्वेज। हाँ, तो कंप्यूटर में आज भी हम डैश और डॉट का ही प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वास्तविक रूप में। उसके बाद में सुपर स्ट्रक्चर है, उसको सुपर लैंग्वेज कहते हैं, 4th लेवल 5th लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो बेसिकली डैश और डॉट से ही हम काम चला रहे हैं। बाद में उसको पढ़ने में सुविधा हो, उसके लिए उसका अक्षरों का रूप दिया गया। जैसे लिखा है कि ए त्रिकोण होता है, तो हिंदी का ए का नीचे वाला पूंछ से हटा दीजिए तो त्रिकोण होगा। अंग्रेजी का कैपिटल ए त्रिकोण होता है। तो कुछ उसमें लॉजिक रहा होगा, वो कहना मुश्किल है कि लिखने की सुविधा। पर अक्षर का सिद्धांत रहा है, अक्षर इति ब्रह्म अगर बोला गया है, ऐसा कहीं वेदों में है कि अक्षर ही ब्रह्म है, तो वो किस अक्षर की बात करते थे? वो लिपि की बात करते थे या और कुछ अक्षर था? जैसे विष्णु का नाम अक्षर दिया गया है, विष्णु भी अक्षर स्वरूप माने जाते हैं। अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है कि क्षर और अक्षर कहते हैं कि जो अक्षर, हाँ, जो फिजिकल हो जाए, जो फिजिकल फॉर्म में जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, वो धीरे धीरे उसका डिके होता है, क्षय होता है, इसलिए उसको क्षर कहते हैं। और जिस चीज का डिके नहीं होता है वो अक्षर है। जैसे मेरा शरीर बचपन से लेकर के आज तक हर समय बदल रहा है, एक ही दिन में हर मिनट के बाद कुछ बदल रहा है, लेकिन हम आज तक अपने आप को वही आदमी समझ रहे हैं। तो मैं अपने आप को जो आदमी समझ रहा हूँ वो अक्षर है। वह दिखता नहीं है, उसको पर्सनालिटी कह सकते हैं या फंक्शनल आइडेंटिटी कह सकते हैं। तो संसार में जितनी चीजें हैं, कुर्सी, टेबल, पेड़, बिल्डिंग, हर चीज धीरे धीरे डिके हो रहा है, लेकिन उसका जो नाम है या प्रयोग है, काम है, वह नहीं बदल रहा है। अच्छा। तो जो नहीं बदल रहा है, जो उसको कूटस्थ कहते हैं, माने वो दिखता नहीं है, वो अक्षर है। दूसरा चीज है कि दूसरा अक्षर यह है कि संसार को, एक तो संसार दिख रहा है, उसको हम शब्द में जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका बेसिक यूनिट अक्षर है। ओके। तो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई, अगर हम संसार को और सिंप्लीफाई करें, जो वातावरण माहौल दिख रहा है, जो विश्व में वो दिख रहा है, हाँ, अच्छा, और जो नहीं दिख रहा है, जो चीज हमारे समझ से परे है, तो इसलिए उसका कई प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है। तो अच्छा जी, जैसे सुविधा के लिए 3 और 7 का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो 3 और 7, अच्छा, हाँ, अथर्ववेद का पहला मंत्र है ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वाह। तो
कई प्रकार से हम लोगों ने 3 और 7 का विभाजन किया। जैसे गायत्री मंत्र में 3 पद है, एक सृष्टा रूप है तत्सवितुर्वरेण्यम, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं। दूसरा क्रिया रूप है जिससे लाइट निकल रहा है, तेज निकल रहा है, भर्गो दिवस ये क्रिया रूप विष्णु का है। तीसरा रूप ज्ञान का है। तो सृष्टि, क्रिया और ज्ञान, इन 3 रूपों में हमने विभाजित किया संसार को समझने के लिए। लेकिन कुछ चीज इस विभाजन में नहीं आता है, तो उसको हम कहते हैं कि तुरीय है, मतलब इन सबसे परे है। जो चौथा चीज है वो परोरोजा कहते हैं, मतलब इस डिवीजन से परे चीज है। या और कई तरह से सत्यम शिवम सुंदर कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। कई प्रकार का 3 विभाजन। सच्चित आनंद, आनंद उसका कंसेप्ट ये है कि पूरा संसार का जो ओरिजिनल सोर्स था वो होमोजीनियस था, उसको रस कहते थे। और रस का जो अनुभव होता है उससे आनंद होता है, इसलिए उसको आनंद भी कहते थे। रसो वैसा लिखा हुआ है तैत्तिरीय संहिता में। तो हर बिंदु पर आनंद वर्तमान है। चित्त मतलब पॉइंट स्पेस कह सकते हैं, पॉइंट स्पेस को चित्त कहते हैं। तो हर पॉइंट स्पेस में आनंद का कोई ना कोई फॉर्म विद्यमान है। उसमें जो चीज, जिस चीज का हम अनुभव कर सकते हैं वह सत्य है, और जो जिस चीज का अनुभव नहीं किया जा सकता है साइंस या आदमी द्वारा, वो असत है। असत का मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, मतलब वो उसका अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। अगर सपोज एक चीज का मैं अनुभव कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या चीजें अलग अलग हैं? मतलब मुझे अनुभव हो रहा है और आप नहीं कर रहे, या आपको हो रहा है मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसको क्या माना जाए? वो एग्जिस्टेंस में है वो। अगर कोई भी चीज हो, ऐसा कोई ज्ञान हो, या वो आपको अनुभव हो रहा है मुझे नहीं हो रहा है, तो क्या हमारी कमी माना जाए, या हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं, वो हर चीज का ज्ञान तो नहीं हो सकता है किसी को। नहीं, अनुभव की बात है। जैसे अगर अनुभव किसी भी, अगर चाहे हम देवत्व को माने, चाहे हम स्पिरिचुअलिटी को माने, एक को कुछ अनुभव हो रहा है, एक को अनुभव नहीं हो रहा है। एक को आनंद का अनुभव हो रहा है, एक को आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसको क्या माना जाए? एक तरीके से हम समझे, हम लोग ये परिचर्चा कर रहे हैं, इसमें कुछ लोगों को 70% लोगों को आनंद आ रहा है, 30% को नहीं आ रहा है। तो ये क्या मानना चाहिए कि ये उनका कॉन्फ़िगरेशन में कुछ दिक्कत है, या जो माहौल है उसमें दिक्कत है? क्योंकि आज का जो दौर है वहां पे इतना हम एडवांस होने की कोशिश कर रहे हैं, या हम बताते हैं कि वी आर एडवांस, हम चांद पे पहुंच गए, हम ये लेकिन कहीं ना कहीं से बेसिक जो चीजें हैं वहां पे अभी भी खोखलापन है। आप मतलब शायद आप इस बात को समझ रहे होंगे, मेरा जो बोलने का उद्देश्य है। असत का उदाहरण दिया हुआ, जैसे परमाणु है, एटम। जी, एटम। हाँ। वो हम नहीं देख सकते हैं। बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो दिख सकता है। लेकिन उससे छोटे लेवल की चीज किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम नहीं देख सकते हैं, तो वो असत है। अगर माइक्रोस्कोप का हम व्यवहार नहीं करें तो परमाणु भी असत है। तो लिखा है जैसे कि असत से सत हुआ, मतलब जो दृश्य जगत है, दिख रहा है, इसका सोर्स जो था वो असत था, मतलब वो नहीं दिखता था, अनुभव में नहीं आता था। उसके कहने के अर्थ है। ओके। जितना मैग्नीफाइंग, जितना बड़ा, कहना चाहूंगी जी प्लीज। अरुण जी, नूपुर जी हैं ये, आई एम ब्लेस्ड लिखा है, तो इसलिए आपका मैंने परिचय दिया। नूपुर अलंकार जी हैं ये फिल्म जगत से हैं, तो बिल्कुल हाँ, स्पिरिचुअल भी ये काफी कुछ प्रैक्टिस करती है। जी नूपुर जी, यहाँ बात आध्यात्मिक अनुभव की हो रही है कि अनुभूति या अनुभव हमें अगर हो रहा है और किसी और को नहीं हो रहा है, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इट इज लाइक आपके पास 5 बच्चे हैं, कोई जल्दी चलता है, कोई देर से चलता है, कोई जल्दी बोलना शुरू कर देता है, कोई तुतलाता है और काफी अरसे बाद अच्छे से बोलना शुरू करता है। तो ये जो आध्यात्मिक अनुभव है ना, ये ऐसा नहीं होता कि एक को हो रहा और दूसरे को नहीं हो रहा। ये ऐसा होता है कि एक को जल्दी हो रहा है और दूसरे को थोड़ा समय लग रहा है। ये अनुभूतियां, ये अनुभव होते ही हैं। इसमें एक को नहीं हो रहा है की संभावना है ही नहीं। ये मेरा कहना है। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नहीं, कई बार इतना सूक्ष्म होता है वो, कि कई बार इस स्टेज पे होता है कि हम अवेयर नहीं हो पाते हैं। एग्जैक्टली, अगर आप अवेयर नहीं है, टर्बुलेंस ज्यादा है, तो हमको फील ही नहीं हो रहा है कि कहाँ पे ऑब्जर्वेंट नहीं है, अवेयर नहीं है, या इनर टर्बुलेंस आपके अंदर इतनी अधिक है कि आप रियलाइजेशन नहीं है, रियलाइज नहीं कर पा रहे। वही बात है ना कि अभी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके सूक्ष्म लेवल पे भी अगर आगे बढ़ेंगे
तो वो आगे जाके होगा ही। तो ऐसा नहीं है कि इसको होगा नहीं, थोड़ा समय लगेगा एहसास करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अरुण सर, हम आपके पास फिर आएंगे कि महाभारत का हम उल्लेख कर रहे थे कि महाभारत में ये अक्षर का या लिपि का उल्लेख था, तो हम फिर परिचर्चा वहां पे लेके आते हैं कि महाभारत में तो लिखा है कि व्यास जी ने गणेश जी से लिखवाया था। हाँ, उसका ये बहुत अच्छा, इसका भी पीरियड कितना है, इस पे भी बहुत बहुत परिचर्चा हुई कई लोगों से, साइंटिस्ट से भी, कि गणेश जी का अगर पीरियड माने तो कितना साल मानना चाहिए। नहीं, गणेश जी का उसमें एक सिद्धार्थ वाकंकर जी थे, लक्ष्मण बापू जी वाकंकर थे महाराष्ट्र के जी। तो उन्होंने लिपि पर लिखा था। तो उन्होंने लिखा है कि जैसे वेद में भी लिखा है, ऋग्वेद में, कि लिपि का और शब्दों का आविष्कार करने के लिए, उनके व्यवस्था करने के लिए उन्होंने गणेश को अधिकृत किया था। ब्रह्मा ने कहते हैं वैसे कि ब्रह्मा ने ऐसे हर चीज की सृष्टि आरंभ हुई, लेकिन हर काम ब्रह्मा ने खुद नहीं किया था, अलग अलग ऋषियों को, अलग अलग लोगों को काम बांट किया था। तो लिपि और शब्द की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने गणेश को अधिकृत किया था, उसका ये अर्थ है। तो जैसे हमारी जो थिंकिंग है, थॉट है, वो कंटिन्यूअस है, और लिपि और शब्द है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, मतलब अलग अलग पॉइंट है। जी। इसलिए उनको हम गणपति या गणेश कहते हैं। जिसकी गणना कर सकते हैं वो गणेश है। हमारे मन में जो भाव है या विचार है वो डिस्क्रीट नहीं है, वो कंटिन्यूअस है। या डिस्क्रीट भी होगा तो बहुत छोटे लेवल पर डिस्क्रीट है, जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन लिपि और अक्षर जो है वो अलग अलग अक्षर है, अलग अलग पॉइंट है, वो डिस्क्रीट है। तो कंटिन्यूअस चीज को हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिपि या शब्द जो भी हो। तो इसका तो जो काउंटेबल है, डिस्क्रीट है, उसको हम गणपति कहते हैं संसार को। जैसे गणपति अथर्वशीर्ष में कहा है कि इंद्र भी गणेश है, अग्नि भी गणेश है, वायु भी गणेश है। तो एक आदमी ने पूछा कि मेरे पिताजी से कि बाकी कोई देवता नहीं है क्या, सब चीज गणेश ही है? तो उन्होंने ही समझाया था कि नहीं, जिस चीज की हम गणना कर सके वह गणेश है, वो गणेश है। हाँ, तो जितना संसार दिख रहा है वो गणेश ही है। उसी तरह से शब्द और अक्षर हम लिखें या बोले, ये गणेश है, गणपति, इसलिए उसको गणपति। तो भविष्य में भी जितने लोगों ने लिपि का निर्धारण किया वो सभी गणेश थे। तो महाभारत में तो लिखा है कि वो 3 साल तक महाभारत लिखने में लगा, और गणेश जी बोलते थे कि हमको मेरे पास टाइम नहीं है, तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। हाँ। तो एक इंटरप्रिटेशन, मेरा अनुमान यह है कि गणेश जी बैठ करके लिखते नहीं थे। गणेश जी ने लिपियों का निर्धारण किया, कई प्रकार की लिपियां थी, तो जिस प्रकार की लिपि पूरे भारत में प्रचलित हो सके उस लिपि का उन्होंने निर्धारण किया, इसलिए उनको गणेश कहा गया। तो महाभारत क्योंकि महाभारत लिखने के अलावा बाकी किसी समय उनके गणेश से भेंट नहीं हुई। व्यास जी की तो ये गणेश जी वो सूंड वाले गणेश जी थे, दूसरे थे, मतलब यही माना जाए जो, या अभी जो गणेश जी की लिपि का किया था या एकीकरण किया होगा। जैसे भारत में, हाँ, भारत में या विश्व में कई तरह की लिपि होंगी, तो उन्होंने एक ऐसी लिपि बनाई जो कि पूरे संसार में या कम से कम उस समय के भारत में यूनिवर्सल हो, उसको सब लोग समझ सके। हाँ। पीरियड कितना माना जाए अंदाज? पीरियड करीब 5100 साल। अच्छा, 5100 साल, मतलब ये तो बहुत अच्छा। 5100 साल मतलब गीता या ये जो गीता का जो पीरियड है, महाभारत का जो है 5100 साल। नहीं, भारत में जितने पंचांग हैं उनका कैलकुलेशन कली संवत से शुरू होता है। कली संवत 17 फरवरी उज्जैन के मध्य रात्रि से 17 फरवरी 3102 BC उज्जैन की मध्य रात्रि से शुरू हुआ था। अच्छा। तो उससे थोड़ा पहले वेद व्यास का समय है, और उससे पहले 36 वर्ष कुछ महीने युधिष्ठिर ने राज्य किया था। तो उसके 36 वर्ष और 3-4 महीने पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद उल्लेख है कि जब उत्तरायण शुरू हुआ तब भीष्म ने देह त्याग किया। तो उन्होंने उस समय के 24 दिसंबर को देह त्याग किया था।
और उसके 58 दिन पहले उनका देहांत हुआ, मैंने वो सरसैया पर गिरे। और 68 दिन पहले युद्ध शुरू हुआ था, मतलब 24 दिसंबर 3139 बीसी के से 68 दिन पहले महाभारत युद्ध शुरू हुआ था। ये रिकॉर्डेड है, ये सब रिकॉर्डेड है। ओके। हाँ, अच्छा, विज्ञान इस चीजों को मानता है? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं इसमें? नहीं, केरल में जितनी ज्योतिष की किताबें हैं उन लोगों ने डेट लिखा है कि कलयुग आरंभ होने के कितने दिन के बाद इस किताब का लिखना शुरू हुआ और कितने दिन के बाद खत्म हुआ, दोनों डेट दिया हुआ उन्होंने। अच्छा, दोनों डेट है, एविडेंस है। केरल में कम से कम 25 ऐसी किताबें हैं ज्योतिष की संबंधित, उसमें लिखने के आरंभ करने का डेट और अंत होने का दोनों का डेट दिया। डेट मतलब डे काउंट दिया हुआ है, एग्जैक्ट डे कि कलयुग आरंभ होने से के 1 लाख इतना हजार इतना 100 इतने दिन के बाद ये लिखना शुरू हुआ। तो उसको उन लोगों ने श्लोक में लिखा है कि इतने दिन के बाद ये शुरू हुआ, इतने दिन के बाद। तो बाकी भारत में जितने पंचांग है उनकी गणना कलयुग आरंभ से ही होती है। तो ये तो कलयुग आरंभ कितना साल उसको गिना जाए अभी से? 17 फरवरी 3102 बीसी। अच्छा, 3120, मतलब ये 5200 साल, 5100 कुछ साल होगा, 5122 साल अभी होगा। जी। तो अब अभी प्रश्न हमारा और था कि अगर हम अक्षर की बात, लिपि की बात जाए तो आपने 35,000 साल का भी जिक्र किया कि 35,000 साल पहले भी एग्जिस्टेंस में थी लिपि, जो डैश और लाइन की हम बात कर रहे हैं। उसके पहले का कोई एविडेंस? अगर ब्रह्मा जी की बात करें तो ब्रह्मा जी को भी अक्षर से कहीं ना कहीं से कोरिलेट किया जा सकता है, आप ज्यादा बता सकते हैं। ना, ब्रह्मा जी का लिखा हुआ है कि शुक्र नीति में या और भी कई जगह लिखा हुआ है, नारद स्मृति में भी लिखा है कि वो लोग जो भी बातचीत होती है वो 6 महीने के भीतर लोग पूरी तरह से भूल जाते हैं, इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए लिपि का ब्रह्मा ने आविष्कार किया। अच्छा। ये लिखा है कि लिख करके पीरियड कितना माना जाए, वो भी एक अप्रोक्सीमेट? ब्रह्मा 7 हुए हैं। पहले ब्रह्मा लगभग 50,000 साल पहले हुए थे, प्रथम ब्रह्मा। अच्छा, ओके। महाभारत में 7 ब्रह्मा है, तो फिर महाभारत में 7 ब्रह्मा का उल्लेख है। एक ब्रह्मा दक्षिण अमेरिका में भी हुए थे, एक ब्रह्मा पामीर में हुए थे, एक ब्रह्मा जिसको हम ब्रह्मदेश कहते हैं मणिपुर के आसपास हुए थे, और एक ब्रह्मा गोदावरी नदी के किनारे हुए थे, गौतमी नदी लिखा है गोदावरी को। तो हम लोग किस ब्रह्मा की पूजा करते हैं? जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो हम किनको डिफाइन करें? नहीं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश वो तो आकाश में वो आदि। हाँ, अच्छा, वो अलग है, ये डेजिग्नेशन अलग है, वो आदमी नहीं है। अच्छा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश आदमी नहीं है, वो आकाश के तत्व कह सकते हैं उनको। अच्छा, और ये हम जो बात कर रही है ह्यूमन फॉर्म में है? ये ह्यूमन फॉर्म में है। अच्छा, तो हम जिनकी बात कर रहे हैं अभी, वो उनको 50,000 साल माने या अब उसके आगे का भी एविडेंस हम कुछ ले सकते हैं? पहले डॉक्यूमेंटेशन, उसके पहले का डॉक्यूमेंटेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। करीब 50,000 साल पहले के ब्रह्मा थे, और जो मुख्य ब्रह्मा जिसको हम कहते हैं स्वयंभू मनु, उनका समय 29,102 बीसी था। ये ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है 29,102 बीसी। हाँ, ये मैंने कलयुग से 26,000 साल पहले ये लिखा हुआ है ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में। अच्छा, ये मनु की आप बात कर रहे हैं? स्वयंभू मनु वो भी एक ब्रह्मा थे। वो मनु, श्रद्धा मनु वाले जो हैं, जो मतलब जो ह्यूमन जो मनु हैं, वो मनुष्य वाले मनु जो बात कर रहे हैं। हाँ, वो अच्छा, वो भी एक ब्रह्मा थे। तो मुख्य ब्रह्मा हम लोग उन्हीं को मानते हैं, स्वयंभू मनु को ही। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो हम अगर 7 ब्रह्मा की बात करें तो ये सिद्धांत की बात हुई, या इसको क्या दर्शन में गिना जाएगा? ये कौन से विषय में आएगा? ये हम अगर विषय की बात करें तो हर जगह साधारण तो ब्रह्मा उसके लिए एक है, या गणेश एक है? गणेश की जो उपाधि है, ऐसे कई ये गणेश थे, जैसे आपने बताया कि गणेश वो जो गणना कर सके वो हैं, या जो गण के पति हैं। तो ये वाले गणेश कब से आए, स्वर्ण वाले जो गणेश है जिनकी हम पूजा करते हैं? कई युग में, हर युग में गणेश हुए हैं। तो जैसे ओरिजिनल ब्रह्मा थे तो हर जगह लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है या मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने सभी
चीजों का नाम दिया, नामकरण किया। वही चीज बाइबल में लिखा है कि आदम ने सभी चीजों का नाम दिया। चीन में भी कहते हैं कि फान ने सभी चीजों का नाम दिया। तो सिर्फ नाम देने से नहीं होगा, नाम हम जो चीज दिख रहा है उसका हम नाम दे सकते हैं। तो ओरिजिनली क्या हुआ था कि बृहस्पति ने जो लिपि आरंभ की, लिखा हुआ बृहस्पति का, उसको शब्द पारायण कहते थे। हर शब्द के लिए अलग अलग चिन्ह देते थे। वह सिस्टम आज भी चीन और जापान में है। हर शब्द का अलग अलग चिन्ह होता है, उसमें अक्षर नहीं है। तो बाद में उसका आलोचना हुई, शुक्राचार्य ने उसकी बहुत आलोचना की कि ये बृहस्पति का जो शब्द पारायण है, इसको पढ़ते पढ़ते आदमी मर जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। उसको लिखा था कि मारणांतक व्याधि है, ये कोई सुविधा नहीं है, मारणांतक व्याधि है, मतलब पढ़ते पढ़ते मर जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो इंद्र ने उसका डिवीजन किया, शब्दों को अक्षरों में तोड़ा, वर्ण में। तो उसको तोड़ने को व्याकृत कहते हैं। तो ओरिजिनल व्याकरण इसीलिए उसको व्याकरण कहा गया, इंद्र व्याकरण है। उन्होंने शब्दों को अक्षरों में तोड़ दिया और सबके लिए अलग अलग चिन्ह दिया। ये है। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि हमने जो चीजें दिख रहे हैं उनका नाम दिया था। तो उसको जैसे कहते हैं ओपन एंडेड सिस्टम या क्लोज सिस्टम। ये जो भाषा है ओपन एंडेड सिस्टम है। जो मान लीजिए कि हमने 10,000 चीजों का नाम दिया और बाद में 5,000 चीजें मिली, उनका नाम क्या होगा? तो इन्हीं से मिलता जुलता नाम उनका देंगे। या जो चीज हमको दिख रही है उसका हमने नाम दिया है, जो चीज नहीं दिख रही है उसका हम क्या करें? जैसे आकाश की चीजें हैं या कई प्रोफेशन है, ट्रेड है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या अलग अलग साइंसेज है, फॉरेंसिक साइंस है, सबके लिए अलग अलग, या ट्रेड का किराना दुकान का अलग शब्दावली है, रेलवे का अलग है। अगर पीडब्ल्यूडी का स्टेनो पुलिस में आ जाए तो उसको 6 महीने तक समझ में नहीं आएगा कि हम डिक्टेशन क्या दे रहे हैं, वो पीडब्ल्यूडी की भाषा समझेगा। तो हर सेटअप के लिए फिर उसका विस्तार होता है अर्थ का। तो उसके लिए 7 कहा गया कि 7 संस्थाओं में शब्द के अर्थों का विस्तार हुआ बाद में। एक कॉस्मिक सिस्टम, एक इंटरनल सिस्टम, जैसे शरीर के भीतर क्या हो रहा है, योग तंत्र या मेडिकल साइंस। योग तंत्र में जो नाम दिए गए थे वो आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में है। जैसे नाभिक क्षेत्र को हम कहते हैं सूर्य चक्र कहते हैं, मणिपुर चक्र। आज भी मॉडर्न साइंस में भी उसको सोलर प्लेक्सस ही कहते हैं। उसका सूर्य से कोई संबंध नहीं है। कुछ संबंध या सिमिलरिटी थी जिसके कारण उसको सूर्य चक्र कहा गया। जैसे सूर्य से हमको एनर्जी मिलती है, तो नाभिक के आसपास अन्न का डाइजेशन होता है, उससे हमको एनर्जी मिल रही है। तो हमारे लिए सूर्य का काम वही कर रहा है, इसलिए उसको सूर्य चक्र कहा गया क्षेत्र। कुछ सिमिलरिटी थी जिसके कारण उस शब्दों का अर्थ का एक्सटेंशन हुआ। ओरिजिनल सूर्य का जो अर्थ था उसका एक्सटेंशन यहाँ पर हुआ। इसको हम वृद्धि कहते हैं। तो इस वृद्धि में ये अर्थ भी इंक्लूड हो गया। तो आज भी उसको सोलर प्लेक्सस ही कहते हैं। या जैसे अक्षरों का नाम दिया था हमने कि मणिपुर, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। जैसे सबसे नीचे का मूलाधार है, स्पाइनल कॉर्ड का बेस है, स्वाधिष्ठान है, और नाभि के पीछे जो है चक्र वो मणिपुर है। तो इनका सिंबल है लंग, वंग और रंग। आज भी इसको हम लंबर रीजन ही कहते हैं। लंबर रीजन है। लंग, वंग, रंग, वो जो योग और तंत्र में जो नाम दिए हैं वो आज भी दुनिया के हर भाषा में चल रहे हैं। या जैसे आजकल मैथमेटिक्स में आप देखते होंगे कि लिखते हैं अंग्रेजी में, किताब अंग्रेजी में लिखी हुई है, लेकिन जो सिंबल है वो ग्रीक भाषा में है। ग्रीक है, बिल्कुल। हाँ, ग्रीक अक्षर है। सिंबल के लिए हम ग्रीक, क्योंकि ग्रीक अक्षर हमारे दूसरे अक्षरों को, अंग्रेजी के अक्षरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसलिए हम नए तरह का उसके लिए सिंबल चुने हैं। उसी तरह से पुराने इजिप्ट में उनकी भाषा दूसरी थी, अरामाइक थी, लेकिन वो गणित का सिंबल के लिए देवनागरी लिपि का व्यवहार करते थे। जी जैसे सर बहुत अच्छा डिस्कशन है। बीच में एक चीज और भी हम जोड़ना चाहेंगे। अगर हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र जनरली लोगों को गलत धारणा है। तंत्र मतलब कुछ अलग तरीके से। तंत्र जो मैकेनिज्म है इसके पीछे, तो तंत्र में भी काफी सारे फॉर्मेशन या बिंदु का या ये लिपि का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि पुराने जमाने में ये क्या था, मतलब तंत्र में भी जो पूजा की जाती थी या अभी भी तंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग जो फॉर्मेशन। तो जनरली तंत्र क्या है, एक जनसाधारण तंत्र को क्या समझे?
वो तंत्र को तंत्र मंत्र से जोड़ते हैं कि वो कुछ निगेटिव चीजें हैं। तो नहीं, व्हाट कोई इज तंत्र नेगेटिव, बेसिकली? पूरा तंत्र संसार, बेसिकली नहीं, पूरा संसार तंत्र से ही चल रहा है। राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र या आयुर्वेद के जितने 8 भाग हैं सबको तंत्र ही कहते हैं। अगस्त तंत्र माने पॉइजन, टॉक्सिकोलॉजी, अगस्त तंत्र, कौमार तंत्र माने बच्चों का पेडियाट्रिक्स, कौमार तंत्र, पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र, श्वास तंत्र, वो सब तंत्र ही है, जितने व्यवस्था है। तो फिर तांत्रिक तांत्रिक कौन है? तंत्र जैसे 3 तरह का हम लोगों का ज्ञान है, सोर्स लिटरेचर, उसका 3 भाग में, जैसे आगम, निगम, पुराण। तुलसीदास ने कहा है आरंभ में कि नाना पुराण निगमागम सम्मतंग, पुराण, निगम और आगम से जो सम्मत है, और रामायण में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार वो लिख रहे हैं। रामायण निगदितं क्वचिदन्यतोपि। तो आगम को हम तंत्र कहते हैं। आगम, तंत्र को आगम इसलिए कहते हैं जो प्रैक्टिकल काम है वह सिर्फ किताब पढ़ करके नहीं सीख सकते हैं। जैसे आपको हम बायोलॉजी की किताब दे दें, मेडिकल साइंस की, तो आपको या हमको, मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग वो विषय नहीं पढ़े हैं। तो विषय पढ़ने के लिए टीचर से पढ़ना पड़ता है और प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो इसलिए उसको आगम कहते हैं कि वो टीचर के माध्यम से आता है। निगम क्या है कि हम स्वयं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो निगम है। निसर्ग मतलब प्रकृति से जो हम ज्ञान पढ़ करके या जैसे हो हम अपने तरफ से जो कर रहे हैं वो निगम है। पुराण ये है एक्सपेरिमेंटल हो गया। निगम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन। हाँ। तीसरा है कि पुराण, जैसे एक बार हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो एक ही समय का, लेकिन संसार में चेंज क्या हो रहा है इसके देखने के लिए बार बार हमको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 1900 ईस्वी में कोई इतिहास की किताब लिखी गई, अभी 1950 में क्या हुआ वो तो बाद की किताब में, बाद के एडिशन में आएगा। इसलिए पुराण बार बार लिखा जाता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। तो ये उसका दोष नहीं है, उसकी पद्धति ही यही है, उसका कोई दोष नहीं है। पीरियोडिक उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, नेक्स्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसको चेंजेस करना पड़ेगा। हाँ, पुरानी चीजें शॉर्ट होती जाएंगी, नई चीजें डिटेल में रहेंगी। जी, जैसे 1900 ईस्वी के लिए जो चीज महत्वपूर्ण थी, हो सकता है आज उसका कोई महत्व नहीं, उसको हम पूरा ओमिट कर देंगे आज के एडिशन में। तो उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसको समय के हिसाब से। तो पुराण में भी यही हुआ। पुराण में जो लोगों का मेजरमेंट है वो करीब 50,000 साल पुराना है, जैसे वो अपडेट नहीं हुआ। लेकिन बाद में जैसे कौन कौन राजा हुए, क्या क्या घटना हुई, ये अपडेट हुआ है। कुछ चीज अपडेट नहीं हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है। ओके, तो ये अपडेशन वगैरह ये इतिहासकार करते हैं या कौन से लोग हैं, मतलब कैसे इसकी व्यवस्था होती है? नहीं, उसके कई लोग थे, जैसे उनको सूत कहते थे, बंदी में, कई तरह के इतिहास थे। जैसे एक नाराशंसी कहते थे, हर आदमी का चरित्र है, जीवनी टाइप का नाराशंसी, उसके टाइम में क्या हुआ, या कोई चरित्र है, जैसे रघु चरित्र एक किताब थी जिस पर रघुवंश लिखा गया। पुराणों में कोई चरित्र का उल्लेख है कि राजा नहुष का चरित्र था, या कई बड़े राजाओं का चरित्र। जी, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है। एक चीज हमारी जिज्ञासा और रहेगी कि हम सामुद्रिक विज्ञान की जो बात होती है, जिसमें शरीर के लक्षणों की बात होती है, इस तरह की भी एक विधा है, तो उसमें कुछ लिपि का जिक्र है, अक्षरों का या लिपि का। कि हमारा प्रश्न ये है कि जो लोग होते हैं, अक्षर से स्वभाव को पता किया जा सकता है, तो क्या इसमें कल्चर में कुछ एविडेंसेस रहे हैं, या सामुद्रिक शास्त्र में भी ऐसा कुछ उल्लेख आपके जेहन में ऐसा आया हो? सामुद्रिक शास्त्र में का लिपि से तो कोई संबंध नहीं, लेकिन हाँ, संबंध नहीं है। हाँ, अक्षर ज्ञान का नहीं, उसमें भी 2 तरह की चीजें हैं। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य जान सकते हैं, तो एक तो हस्तरेखा का सिस्टम है और एक जन्म कुंडली का सिस्टम है। तो जन्म कुंडली तो फिक्स्ड है, हमारे जन्म के समय जो ग्रह स्थिति थी उस पर है, लेकिन और वो एक ही है। हस्तरेखा दोनों हाथ की अलग अलग है, उसका हम क्या करेंगे? और दूसरा चीज है कि एक चीज है कि हस्तरेखा ज्यादा डिटेल में, जैसे फिंगरप्रिंट हम लेते हैं, तो एक फिंगर का भी, छोटे पार्ट का भी प्रिंट लेने पर वो संसार के 7 या 8 अरब लोगों के लिए सब अलग अलग होगा। जी। उसी तरह से आपका हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का भी वही है। जैसे आज ही मान लीजिए कि हम एक लिखते हैं, हमको ये भी आश्चर्यजनक साइंस है हैंडराइटिंग। जैसे आज मैं कोई एक पेज लिख रहा हूँ, मैंने 50 बार क लिखा, तो हर बार
का एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। बट मौलिक मूलभूत चीजें वो सेम होगी। और इसमें सर एक बात ऐसी है कि पूर्व जन्म की हम लोगों ने बात किया, तो ये भी एविडेंस है कि पूर्व जन्म की और इस जन्म की राइटिंग आइडेंटिकल है। हम थोड़ा सा पूर्व जन्म की बात करेंगे कि पूर्व जन्म को जो है रीइंकार्नेशन की अगर बात करें तो साइंस और इसमें काफी कुछ डिस्प्यूट्स है। तो आपके हिसाब से पूर्व जन्म का क्या क्या माना जाए? देखिए कुछ पूर्व जन्मों के मैंने कुछ घटनाओं की स्मृति मेरे बचपन में थी, लेकिन उसमें समस्या ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि पूर्व जन्म में मेरी भाषा यही रही हो, भाषा और लिपि, तो इसलिए अच्छा, अलग हो सकती है। हाँ, ओके। मान लीजिए कि मेरा पूर्व जन्म चीन में हुआ हो, तो आज इस जन्म में तो मैं चीनी भाषा नहीं समझ रहा हूँ। जी जी जी। या जैसे मुझको याद है कि 3 जन्म पहले मेरा तमिलनाडु में मान लीजिए कि जन्म हुआ था, तो इस जन्म में मैं तमिल नहीं समझता हूँ। जी, बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो चीजें अभी एविडेंस के रूप में भी मिले हैं, जैसे बर्थमार्क वगैरह की बात करें, कुछ बर्थमार्क या किसी लोग छोटे बच्चों को मेमोरी होती है, ऐसे कुछ ऐसे भाषाएं बोल पाते हैं कि जो कि उन्होंने सीखी नहीं, छोटे बच्चों के लिए। लिपि और शब्द नहीं आते हैं, उसका भाव आ जाता है, ज्ञान का एसेंस ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब मेरा जो अनुमान है, इसका तो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। बिल्कुल, जैसे पूर्व जन्म का जो सीन मैं सपने में देखता था, बाद में मैंने वेरीफाई किया, वो ठीक भी था। जैसे तंजाउर के आसपास या डिब्रूगढ़ के पास मेरे कुछ जन्म हुए थे, तो इस जन्म में मैं वो भाषा ये आप क्या ये आप सब स्वप्न विज्ञान की बात कर रहे हैं, स्वप्न विचार की बात कर रहे हैं? नहीं, बचपन में मैंने देखा था, बाद में एक तांत्रिक ने कहा है, सिद्धार्थ जो थे, उन्होंने जो वर्णन किया, तो मुझे ख्याल है कि ये चीज वो जो कह रहे हैं वो मैंने पहले देखा था। देखा है? अच्छा। या वहां जाने पर लगता है कि मैं यहाँ कभी आया था। हाँ। लेकिन एग्जैक्ट वहां की भाषा में अब नहीं समझ सकता हूँ, तो इसलिए लिपि एक होने का की संभावना नहीं है। तो उन्होंने क्या बात किया? उन्होंने बताया कि आपका जन्म वहां हो चुका था, ऐसा? हाँ, उन्होंने कहा था कि 2 जन्मों के बारे में मैंने कहा था उन्होंने, और पूरा जन्म आदमी नहीं देखता है, कुछ खास चीजें देखता है, खास जो उसकी मेमोरी में जहाँ पे स्टोर होती है। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। तो हम चर्चा जारी रखेंगे अरुण सर से अभी, और हमारे साथ जो ऑडियंस है, तो कुछ प्रश्न अगर पूछना चाहें तो डेफिनेटली अनम्यूट करें और बात करें, बताएं इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। कुछ अगर बात करना चाहें तो फिर हम आगे हम संसार के बारे में बात करेंगे कि जो हम डिस्टेंस की बात थी, तो उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो मेंबर्स, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, आप प्लीज पूछिए। काफी सारे लोग हमारे साथ हैं अभी, और फटाफट आप क्वेश्चंस अगर हो तो बिल्कुल पूछिए। ओमपुर जी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछिए, और जस्ट अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, शायद म्यूट पे हैं तो। जी जी, क्वेश्चन जैसा नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा नॉलेज, जैसे 7 ब्रह्मा की बात उन्होंने कही, तो शायद समय की कमी है। मुझे लग रहा था कि पूरी कहानी सुन लो। अरुण जी के साथ हम आपको भी हम बुलाएंगे, और आपसे हमारा परिचय काफी समय से हुआ है, ऑनलाइन ही हुआ है। तो अरुण जी, अभी आप एक चीज बताएं कि अभी आपका क्या शोध चल रहा है? अभी जो आपके कुछ लिटरेचर, या अभी इमीडिएट आप किस विषय पे काम कर रहे हैं अभी का? अभी मैंने भारत का इतिहास लिखा है, मैंने आरंभिक काल से करीब 50-60 हजार वर्ष पहले से मैंने इतिहास लिखा है। जी जी, तो वो हो गया, बुक पब्लिश है, किसी को पढ़ना चाहे या कोई लिटरेचर? मैंने आउटलाइन तो मैंने करीब 600 पेज मैंने लिख दिया है, दूसरा वॉल्यूम थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, लेकिन पहला वॉल्यूम भी कंप्लीट है। आपको अरुण जी ये सारी नॉलेज जो मिली है, ये क्या किसी ने आपके दिमाग में डाउनलोड कर दी है? नहीं, बट ये शुरू में ही बात थी। ये प्लीज बताएं। हाँ, ये लोग देर में आए हैं थोड़ा सा, प्लीज हाँ वापस से करें कि इसकी जो कहानी थी। डाउनलोड कुछ नहीं होता है, उसमें वो कैसे नॉलेज आता है, उसका 4 सूत्र है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले तो जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी पूरा करने के लिए आदमी हाथ पैर मारता है। उसके बाद लिखा है कि शास्त्र जोनित्वात्, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है। तीसरा है कि समन्वय, तत्व समन्वय, जब तक आप शास्त्रों में समन्वय नहीं कीजिएगा, आपको ज्ञान पूरा नहीं होगा। आपके मन में अंतर विरोध रहेगा तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को नष्ट कर देता है, जैसे कंप्यूटर में वायरस नष्ट कर देता है। तो मन में विरोध, मन के भीतर विरोध नहीं होना चाहिए, ये मुख्य चीज है।
बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बहुत बहुत आपका कैसा धन्यवाद, ये एक्सपीरियंस बहुत है आपने आज के दिन का आपका? एकदम जी, नूपुर जी, एक आईपीएस ऑफिसर, वही मेरी भी यही जिज्ञासा थी कि सर रिटायर्ड आईपीएस है, और आईपीएस और ये दोनों फील्ड अपने आप में अलग होता है, क्योंकि अगर आईपीएस हम बोलते हैं तो आपको लगता है कि कोई इतना इतना ज्ञान होना, इतनी चीजों को समझना, और इतना इतना डिटेल में समझना, नहीं जिसपे शोध पत्र। नहीं राजेश जी, उसमें कंट्राडिक्शन नहीं, उसमें मुझको सुविधा है आईपीएस होने में। सुविधा देखिए, यूनिवर्सिटी में रहते हैं, मान लीजिए कि आप मेरे प्रोफेसर रहते हैं और मैं आपके अंदर पीएचडी करता, तो मुझको वही लिखना पड़ता जो आप चाहते हैं, अपने मन से नहीं लिख सकता। तो मैं प्राय जो लिखता हूँ, मैं असंतोष दूर करने के लिए लिखता हूँ। जैसे कहा, मैंने सुना कि वर्तते का प्रयोग सिर्फ काशी में होता, तो ये क्यों होता है, तो इसकी मैंने खोज की। या ग्रीक मिनरल लिखना और टाइटल बोलना बहुत झारखंड में आवश्यक है। हाँ, तो आप जैसे गुरु लोगों के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये आपका काम नहीं हो ग्लास सकता। खाली होगा तभी ना और भर पाएंगे। नहीं, और सर जिस लेवल पे है, ग्लास खाली भर सकते हैं, अपने पास में कर सकते हैं एक आईपीएस ऑफिसर को। यूनिवर्सिटी में सिलेबस का उल्टा रिसर्च नहीं हो सकता है। थोड़ा हम सबको बांट देंगे तो और अपना भर लेंगे। अभी मुझे कोई चिंता नहीं है कि मुझको पीएचडी मिलेगा कि नहीं, पीएचडी मिलने, डॉक्टरेट मिलने से मेरा प्रोफेसर में प्रमोशन होगा, ये सब मुझको चिंता नहीं है। या सिलेबस के अनुसार परीक्षा पास करने की चिंता नहीं है। जो हमको ठीक लगता है मैं वो करता हूँ। यूनिवर्सिटी में रहने पर संभव नहीं था, आप ये भी सोचिए। जी। इसीलिए यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं हो पा रहा है। वो एक खूंटे से बंधे हुए, उससे अलग नहीं जा सकते हैं। अरुण जी, बहुत अच्छा प्रश्न उठ गया है इसमें कि अगर हम नई शिक्षा प्रणाली की जो बात कर रहे हैं अभी, तो क्या हम इस दिशा में सोच पाएंगे आगे कि हम जो खूंटे से बंधे हैं, ये खूंटा कब छूटेगा? हम किसी एक लकीर पे ही सोच पा रहे हैं, हमारे सोचने पे बंधन है, कहीं ना कहीं से किसी भी तरह का बंधन हो सकता है, तो हम एक फ्री होके सोच। मैंने हमको एक चीज लगता है कि पीएचडी की जो नियम है कि पीएचडी करने पर ही लेक्चरर से रीडर या प्रोफेसर होगा, ये बंद कर देना चाहिए। क्योंकि वो भारत में लाखों पीएचडी है, लेकिन +2 की किताब अमेरिका से इंपोर्ट होती है, तो उससे फायदा क्या है पीएचडी करने से? जैसे फिजिक्स में 1 लाख से ज्यादा पीएचडी है, लेकिन +2 के लिए रश्मि खालिडे की किताब अमेरिका से इंपोर्ट हो रही है। मैं जब छात्र था 73-74 में, उस समय मेघनाथ साहा या और कुछ लोगों की किताबें थी एमएससी और ऑनर्स लेवल की। अभी +2 की किताब ये है। और उस समय जो क्वांटम मैकेनिक्स की किताब थी 67 एडिशन, वही आज भी लेटेस्ट एडिशन चल रहा है। तो हमारा तो पीएचडी से फायदा क्या है? अगर कोई किताब लिखे तो वो ज्यादा उपयोगी है। ऐसी बात नहीं है कि किताब लिखने लायक लोग नहीं है, लेकिन उनको ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो किताब लिखे। जैसे मैं अगर +2 की किताब लिख रहा हूँ तो वो चलेगा नहीं। एक एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड है कि नहीं, रश्मि खालिडे की किताब ही पढ़ाना है, सीएस जेमांस्की की ही किताब पढ़ाना है, या हर साइंस में इसी तरह के है कि बॉटनी में यही किताब चलेगी, पार्टिंगटन की किताब केमिस्ट्री में चलेगी। तो ये जो एटीट्यूड है, तो भारत के लोगों को हमने सुविधा नहीं दी, उनको छूट नहीं दी कि वो भी टेक्स्ट बुक लिखें, या वो लिखते हैं तो उनको भी सिलेबस में चलाएं। तो सिलेबस की फ्लेक्सिबिलिटी हमने खत्म कर दी है। और जो सीनियर पदों पर बैठे हुए हैं, जिनका पढ़ाई से संबंध बहुत पहले छूट चुका है, वो नए लोगों को संजोग नहीं दे रहे हैं कि वो नई किताबें अच्छी तरह से किताब लिखें जो कि छात्रों के उपयोगी हो या विषय समझने में उपयोगी हो। इसलिए पीएचडी सिस्टम खत्म करके पुस्तक लेखन की प्रेरणा लोगों को देनी चाहिए। जैसे एनसीईआरटी का मैं देखता हूँ, मैंने मैट्रिक की किताब लिखने के लिए, गणित की किताब लिखने के लिए 75 आदमी मिलकर के लिखते हैं। तो उसका कहते हैं कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। स्कूल की मैथमेटिक्स की किताब 75 आदमी नहीं लिख सकते, एक ही आदमी लिखेगा। आप मान लीजिए कि एमएससी के लिए लिख रहे हैं, तो उसमें हम मान सकते हैं कि अकेले आदमी हर चीज नहीं समझ सकता है, तो 1-2 आदमी, 2 या 3 लोगों की मैं सहायता ले सकता हूँ। लेकिन एमएससी के लिए 75 लोगों की सहायता नहीं ले सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों की सहायता लूंगा। तो इसलिए इसमें आप लोगों ने इस पे कुछ सोचिए, आप लोग कुछ सोच पाएंगे तो ये बहुत अच्छा प्रयास हो पाएगा, क्योंकि दिनों दिन जहां तक हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो ये शोध वाला जो है, जो विषय जो मंथन होना चाहिए,
तो अगर आप लोग अगर इस तरह की कुछ पद्धति करें तो शायद हमारे शिक्षा नीति में भी कुछ बदलाव होने से कुछ फायदा हो सकेगा अपने देश के लिए या अपनी युवा पीढ़ी के लिए। आपका क्या मानना है? 1981 में प्रोफेसर अब्दुल सलाम आए थे, उन्होंने कहा था कि भारत में वो अपने को भारतीय ही मानते थे, वैसे वर्तमान पाकिस्तान में उनका जन्म स्थान था। तो भारत में हम लोगों के यहाँ रिसर्च का कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे इंडस्ट्री में या साइंस में जिस चीज की जरूरत है उस पर रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च का ये उद्देश्य नहीं है कि इधर उधर से नकल करके हम लेक्चरर से रीडर हो जाए, बस यही उद्देश्य है। या सेमिनार अटेंड कर लिए, एक पेपर दे दिया तो उससे टीएडीए मिल गया, डॉक्टर लग गया हमारे नाम के आगे। हाँ, नहीं, हमारे बायोडाटा में लग गया कि मैंने ये सेमिनार अटेंड किया था। जी 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 तो सिर्फ बायोडाटा बढ़ाने के लिए रिसर्च पेपर होता है, या अपने पीएचडी डिग्री के लिए। और समाज में या इंडस्ट्री में उसकी जरूरत है या नहीं, इसलिए जरूरत के अनुसार कोई रिसर्च नहीं हो रहा है भारत में। जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग का ही रिसर्च है, तो हिमालय में सुरंग कैसे बनेगा या उसको स्टेबल कैसे किया जाएगा, इस पर कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन सा रिसर्च होता है सिर्फ पीएचडी के लिए। हर काम के लिए तो विदेशी एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। तो भारत में भी हर विषय में रिसर्च होना चाहिए। जी जी। वो रिसर्च मतलब आवश्यकता के अनुसार शोध नहीं हो रहा है। जी जी जी। वो सिर्फ प्रमोशन के लिए हो रहा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सर बिल्कुल आप लोग कुछ इसमें प्रयास करिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ रास्ता मिल पाए या कुछ एक मार्ग प्रशस्त हो, क्योंकि एक साधारण इंसान के लिए तो कुछ कहना समझना भी मुश्किल है। तो आप लोग जरूर इस विषय में और कुछ कदम आगे बढ़ाएं तो नई पीढ़ी को तो बहुत एक रास्ता सुदृढ़ हो और ये जो ज्ञान की बात है ये कम से कम आगे बढ़े। तो अरुण जी, समय की आज बिल्कुल सीमाएं हैं, समय की बिल्कुल लिमिटेशंस हैं, बट हम आपको आगे भी बुलाने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक जो है आपकी तरफ से जो नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके ये जो पुरानी संस्कृति के बारे में हम बात करें, सनातन धर्म के बारे में बात करें, और बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कशन करने का अभी भी है कि आपने, अगर हम जैनिज्म की बात करें तो थोड़ा एक 5-7 मिनट अगर समय हो तो आप जैनिज्म के बारे में बताएं। आपने कुछ मेरू पर्वत के बारे में भी बात किया है, डिस्टेंस के बारे में कि जो डिस्टेंस है उसके बारे में भी हर काल में अलग अलग उसके पीछे कुछ अवधारणाएं रही। तो अगर प्लीज समय है तो बिल्कुल हम 5 मिनट लेना चाहेंगे आपका। पुराने जमाने में पुराणों में जो मेजरमेंट है वो अभी तक वो सभी मेजरमेंट मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में नहीं हो पाया है। अच्छा। हाँ, जैसे सोलर सिस्टम का साइज क्या है इसका एस्टिमेट अभी तक नहीं हुआ है, या अच्छा गैलेक्सी का साइज 1950 से पहले उसका कोई एस्टिमेट नहीं था। आइंस्टीन को अंदाजा नहीं था कि गैलेक्सी कितना बड़ा है, लेकिन हर पुराण में और वेद में गैलेक्सी का साइज बहुत एक्यूरेटली दिया गया है, और वो एक्यूरेसी अभी तक नहीं था। 2008 के पहले वो एक्यूरेसी नहीं थी। तो उनके बाद एक्यूरेसी कहाँ से आई जो पुराणों में लिखी गई है? ना उस समय पुराने जमाने में मेजरमेंट हुआ होगा, कुछ उसका क्लू दिया हुआ है कि जैसे लोक का सिस्टम क्यों है, जैसे एक लोक के बाद अगला बड़ा लोक होगा, उसमें ये इररिलेवेंट हो जाएगा, इसमें पॉइंट वाइज हो जाएगा। जैसे मनुष्य आदमी एक है तो पृथ्वी के लिए पृथ्वी हमसे 1 करोड़ गुना बड़ा है, पृथ्वी से सोलर सिस्टम फिर 1 करोड़ गुना बड़ा होगा, सोलर सिस्टम से गैलेक्सी फिर 1 करोड़ गुना बड़ा होगा। मतलब हर लोक अगले लोक के लिए वो बिल्कुल पॉइंट रह जाता है, 1 करोड़ गुना बड़ा होता है। तो सोलर सिस्टम, हम अगर इस सोलर की बात करें जो हमको सूर्य दिख रहा है, ऐसा दूसरा सूर्य भी है गैलेक्सी में? दूसरा भी है, वो भी लिखा हुआ है कि करोड़ों ब्रह्मांड है। वो तो हर जगह पुराणों में लिखा हुआ, भागवत पुराण में आपने सुना होगा प्रवचन में कि करोड़ों। तो हम लोग तो इसी सूर्य को मान रहे हैं ना, हमारी गणना तो इसी सूर्य के हिसाब से हो रही है। हाँ, हमको जो हम देख रहे हैं। हाँ नहीं, ये सब बाकी सूर्य इतने दूर है कि वो हमको इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। नहीं कर, अच्छा, इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, जैसे अर्थ का ऑर्बिट है वो 2 अरब साल से इसी तरह से चल रहा है। मैंने हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार पिछले 2 अरब साल से पृथ्वी का ऑर्बिट इसी प्रकार का है। ओके, भारतीय ज्योतिष की गणना है। तो अच्छा, जिसको हम लोग सृष्टि संबत कहते हैं। सृष्टि संबत, अच्छा। तो इसमें कुछ बदलाव हो सकता है आगे आने वाले समय में, पॉसिबिलिटीज?
नहीं, पुराने जमाने में कैसे लोगों ने मेजरमेंट किया था उसका पूरा इंस्ट्रूमेंट या विधि तो हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन कुछ हिंट कहीं कहीं दिया गया है, उनका हम उपयोग कर सकते हैं और उस तरह के क्लासिफिकेशन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे 3 और 7 का। जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कई डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनको हम तंत्र कहते हैं भारत में। तो कितने तरह के तंत्र में विभाजित किया जाए? तो भारत में वो सिस्टम है कि 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर गड़बड़ा जाएगा। 7 तंत्र होना चाहिए। या जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम कहते हैं कि 4 एलिमेंट है, राजा, लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। तो भारत में कहते हैं कि 4 नहीं 7 होना चाहिए। रेवेन्यू होना चाहिए, कोष। बिना पैसे के तो परिवार नहीं चलता है, राज्य कहाँ से चलेगा? तो कोष की व्यवस्था नहीं की, इसलिए करप्शन है। पॉलिटिकल पार्टी पैसे जुटा रहे हैं दूसरे तरीके से, नियम के अनुसार उनको पैसे का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वो चला रहे हैं करोड़ों अरबों खर्च करके। वो कहाँ से आया? वही करप्शन का। उसी तरह से प्रोटेक्शन है, नेचुरल प्रोटेक्शन या आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन, आर्मी, दुर्ग वगैरह। तो दुर्ग है, और एक सिस्टम है कि नियम होना चाहिए, जिसको हम पुरोहित तत्व कहते हैं। तो 3 चीज है कि जैसे संविधान है, देश चलाने के लिए संविधान की जरूरत है, आर्मी की जरूरत है प्रोटेक्शन के, नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन, और पैसे की जरूरत है। इन 3 बेसिक चीजों को हम इग्नोर करके पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी चला रहे हैं, तो कैसे चल सकता है? तो इसलिए भारत में हर सिस्टम के लिए 3 और 7 में विभाजन किया गया है। उस पर भी मैंने बहुत पहले 1992 में आर्टिकल लिखा था कि 3 और 7 का विभाजन कम ये होना चाहिए, साइंस का बेसिस है। अच्छा, तो ये लिटरेचर आपका अवेलेबल है कहीं ऑनलाइन अवेलेबल? अगर कुछ अवेलेबल है? अच्छा, अवेलेबल, बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते समय हो गया, लेकिन एक प्रश्न आजकल जो किया जाए, क्या एलियन का एग्जिस्टेंस है? अगर हम अलग लोग की बात कर रहे हैं, एलियंस का भी बहुत अमेरिका में और बहुत सारी चीजें न्यूज आ रही है, तो क्या दूसरे ग्रह पे भी लोग हैं? एलियंस का एग्जिस्टेंस माना जाए? दूसरे ग्रह पर रेलेवेंट टॉपिक है कि एग्जिस्टेंस। नहीं, तो भारत के हर पुराण में कहा गया है कि एक ही ब्रह्मा ने लाखों करोड़ों ब्रह्मा है। तो हर ब्रह्मा का अलग अलग संसार है और अलग अलग चीज है। तो जीव तो हर जगह निश्चित रूप से है, लेकिन वो माने पृथ्वी तक आ सकते हैं कि नहीं, इसमें संदेह है, क्योंकि आएंगे तो वो डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 अरब साल से पृथ्वी का ऑर्बिट डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो वो दूसरे सूर्य का सोलर सिस्टम के प्लेनेट से या उनसे हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। अगर डिस्टरबेंस होता तो ये सृष्टि नहीं चल सकती थी। जैसे मेरे मान लीजिए कि मेरे गुस्सा होने से आपके मन में रिएक्शन होगा, आपके मन में भी गुस्सा होगा। आपको हम नमस्कार करेंगे तो नेचुरली आप भी खुश हो जाइएगा। तो मैं आपको प्रभावित कर रहा हूँ, लेकिन इतना प्रभावित नहीं कर रहा हूँ कि आपके दिमाग का थिंकिंग बंद हो जाए। उसी तरह से यूनिवर्सल सिस्टम है, हर सिस्टम थोड़ा सा प्रभावित कर रहा है दूसरे को, नेबर को, लेकिन इतना नहीं प्रभावित कर रहा है कि वो उसको चेंज कर सके। इसलिए एलियन का आना हमको संभव नहीं लगता है। आगे भविष्य में पॉसिबिलिटीज हम मार्स पर गए हैं तो हम भी तो एलियन हो गए उनके लिए। हाँ, बिल्कुल। नहीं, नूपुर जी पिछले 2 साल में 200 बार का एविडेंस है, अभी अमेरिका पास में डॉक्यूमेंटेड है, जिनके गए हैं। मैं प्रॉपर एविडेंस की बात कर रहा हूँ। तो क्या पॉसिबिलिटीज अरुण सर हो सकती है कुछ निकट भविष्य में? नहीं, पृथ्वी के बाहर भी निश्चित रूप से लाइफ है। अब वो लाइफ किस फॉर्म में है ये कहना कठिन है। हर जगह हमारी तरह के आदमी नहीं होंगे। ये भी भागवत में लिखा हुआ है कि दूसरे जगह ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के आदमी हैं, अलग अलग तरह के जीव हैं। तो हर तरह के दूसरे ग्रहों पर भी हमारी तरह के जीव नहीं होंगे, वो दूसरे तरह के होंगे। नहीं होंगे, जरूर हो सकते हैं ना, और उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस खतरा है या नहीं, ये सवाल है राजेश जी। हाँ, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन पृथ्वी के आदमियों की तरह नहीं होंगे। नहीं, आदमी के जैसे नहीं होंगे। खतरा भी है, लाभ भी हो सकता है। हाँ, कोई अच्छी चीजें आ भी सकती है ना वहां से, दोनों चीजें हो सकती है। हाँ, तो हमारा प्रश्न ये है कि क्या आने से कुछ लाभ भी हमको हो सकता है या कुछ नुकसान भी हो सकता है, अगर वो टेक ओवर करना चाहें या कुछ इंटरेक्शन करना चाहें? लाभ नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग उसमें गड़बड़ी क्या हुई है कि हम लोग मान लेते हैं कि अरुण जी म्यूट पे हो गए, आप म्यूट पे हो गए। हाँ अरुण सर, अनम्यूट करिए, आपका वो
म्यूट बटन हो गया है। जी, तो दोस्तों अभी अरुण सर का शायद म्यूट पे हो गए हैं, कुछ बिजी हैं। तो बाकी आपको कैसा लगा डिस्कशन? आपके क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली पूछें। जी अरुण सर, हाँ कुछ डिस्टर्बेंस आपकी तरफ से? यस। मान लेते हैं कि एलियन आकर के ही कहेंगे आदमी नहीं करते। जी अरुण सर फिर से म्यूट पे, आपका म्यूट पे हो गया है। तो इसलिए एलियन के ज्यादा कहानी चलती है। अच्छा, एलियन है, असंभव नहीं है, लेकिन अच्छा पृथ्वी के ही आदमियों ने किया था, बाहर से लोग नहीं आए थे। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो अरुण सर आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत सारी जानकारियां दी। अभी भी हम लोगों को काफी सारी जिज्ञासा है, तो स्पेसिफिक हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे भी सेशन रखेंगे, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, और बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी तरफ से धन्यवाद, और हम लोग ऐसे ही ज्ञानवर्धन करते रहेंगे और आपसे हम समय लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। और दोस्तों आज हमारे साथ अरुण कुमार पांडे सर थे, जिन्होंने की बहुत सारी बातों पे उन्होंने चर्चा की और बताने की हम लोगों ने समझने की कोशिश की। और वो रिटायर्ड आईपीएस हैं, और उनका बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत कुछ शोध पत्र है। तो हम ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, और साथ ही राह दिखाना में हम कुछ नए विषय पे लेके हम आपके साथ आते रहेंगे। अरुण सर बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से, और धन्यवाद। हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।